चलिए बच्चों, तो हम लोग आपका कर रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड का। ठीक है, तो P680 हमने ये करा आपका साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। मैंने आपको बोला ये किसके रूप में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलते हैं। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, साइटोक्रोम F पर। साइटोक्रोम F से कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन पर। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है तो उस टाइम पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है। जब साइटोक्रोम B6 कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम F पर, तो एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब क्या है, मैंने आपको बोला प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किसकी तरह काम करता है, एक मध्यस्थ इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह ये काम करता है। मध्यस्थ इलेक्ट्रॉन वाहक कैसे, देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। यानी कि ये एक मोबाइल एक चलित इलेक्ट्रॉन वाहक है जो कहाँ से, फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसको देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को देगा। ठीक है, और साथ में एक मध्यस्थ इलेक्ट्रॉन वाहक भी है जो फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्या है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, P700। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, P700। P700 यानी कि आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेंटर। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का आपका प्रकाश अवशोषण करने वाला सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से भी दो तरीके, जैसे हमने P680 में बात करी कि डायरेक्ट या तो फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या ये होता हुआ कहाँ से आएगा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये क्या है कि वो सब्सटेंस है, ये वो सम्मिश्र है जो फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस्ड करेगा। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ यह फेरेडॉक्सिन से पहली अवस्था है। फेरेडॉक्सिन फेरेडॉक्सिन से आने के फेरेडॉक्सिन आने से पहले जो उससे पहली अवस्था है वो क्या है आपकी, FRS। FRS को क्या कहते हैं, FRS इज द फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, FRS क्या है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो P700 से इलेक्ट्रॉन FRS के पास और FRS से कहा, फेरेडॉक्सिन के पास। ठीक है, अल्टीमेटली फेरेडॉक्सिन से वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, किसमें कही थी, चक्रिक फॉस्फोराइलेशन में कही थी कि अचक्रिक, अगर रिएक्शन कैसी है आपकी, चक्रिक है, तो फेरेडॉक्सिन से कौन किसके पास जाएगी, वो आपकी प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम B6 के पास। ठीक है, लेकिन अगर वो रिएक्शन आपकी कैसी है, फोटो सिस्टम सेकंड में है, तो वो कहाँ जाएगी आपकी, फेरेडॉक्सिन से NADP के पास, और NADP से, फेरेडॉक्सिन से NADP के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और NADP से कहाँ जाएगा आपका, NADPH2। अगर रिएक्शन कैसी है आपकी, अचक्रिक है तो, अचक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात, किसी को कोई डाउट इसमें, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दरअसल होता क्या है, NADPH2 के पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैसे गए, तो यहाँ देखिए, जो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है। अब ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा, हमने ये तो बात कर ली 4H+ और 4OH-। अब 4OH- से कैसे होता है ये, तो ये देखिएगा, ये टूटता है 4OH-, ये टूटेगा 1 ऑक्सीजन और 2H2, इस तरह से 1O2। ठीक है, एक ऑक्सीजन और 2H2, इस तरह से ये टूटता है। ठीक, टूट गया ये, ठीक, और 2H2 इस तरह से टूटता है, तो एक ऑक्सीजन मिल गया। और यहाँ जो ये जो 4H+ निकला है, ये जो 4H+ निकला है, ये कहाँ जाता है, देखिए ये कहाँ जाता है आपके NADP के पास। यानी कि NADP को क्या मिल जाता है आपका, NADPH2। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP को और NADP से NADPH2। अचक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको समझ आया या नहीं आया बच्चों, ये बात बता दीजिए मुझे जरा। अचक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लियर है या नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए क्या, बाद में बता देना।
चलिए भाई, अब इसके बाद आ जाती है आपकी सीधे C3 साइकिल। इसके बाद आ जाती है आपकी डायरेक्ट C3 साइकिल। C3 क्या है? ये केल्विन साइकिल। C3 साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल है। और इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। इसको पहली बात तो इसको केल्विन साइकिल क्यों कहेंगे ये बात आपको पता है, क्योंकि इसको दी किसने दिया? साइंटिस्ट केल्विन ने। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल इसको क्यों कहते हैं? C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो बनने वाला जो पहला स्थायी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, C3 साइकिल में बनने वाला जो पहला स्थायी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है बच्चों? PGA। PGA क्या है? फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, PGA। तो PGA क्या है? फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। तो ये होता है पहला। और ये कैसा होता है? 3 कार्बन युक्त। कैसा होता है ये? 3 कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त होता है। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहा जाता है बच्चों? C3 साइकिल इसको कहा जाता है। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको बना देती हूँ C3 साइकिल, फिर इसकी बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, वैसे तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है C3 साइकिल, पर लेकिन मैं एक बार ये इसको इसलिए बना देती हूँ, हमेशा हर साल मैं इसको बनाती हूँ बच्चों, क्योंकि जो आपकी बुक में दी हुई है वो थोड़ी सी आपको कम समझ आती है बच्चों को। मतलब अभी तक यही हुआ है। जो पहले बच्चे सब लोगों का ये मानना था कि मैडम आप बना दो एक बारी, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हुई है, कुछ कहीं इस तरह से दिया हुआ है, तो बच्चों को समझ कम आता है। तो ये C3 साइकिल मैं यहाँ बनाती हूँ। तो जो बच्चे अभी क्लास में हैं उनको मैं यही बोलूंगी बच्चों कि जो ये सेकेंड यूनिट है आपकी फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण और आपका श्वसन दोनों दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिएक्शन है और हर रिएक्शन हमने आपको खुद अपने बनवाई है हर एक क्लास में। और यहाँ पर भी मैं आपको, चाहे ऑनलाइन क्लास है, अगर आपकी कल से ऑफलाइन लगती है तब भी मैं हमेशा बनवाती हूँ। तो जो बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बना लेना। ठीक है, क्योंकि आपको ये रिएक्शन मिलेंगी नहीं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। तो अगर आपकी इच्छा है, आपको बुक से समझ आ रही है तो फार बेटर, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज बना लो। चलिए फिर,
एक चीज मैं आपको यहाँ ये पढ़ाने से पहले, शुरू करवाने से पहले एक चीज है जो मैं बात करेंगे। हम लोगों ने जब बात अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे अचक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और चक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जब मैंने बात करी थी, तो हम लोगों ने क्या आपसे कहा था? चलिए, जब हमने बात करी थी तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था? चक्रिक में, साइक्लिक में, चक्रिक में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे? एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे ना, 2 एटीपी बन रहे थे। और अचक्रिक में, नॉन साइक्लिक में, चक्रिक में एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे बच्चों? 2 एटीपी बन रहे थे। जबकि अचक्रिक नॉन साइक्लिक में कितने बन रहे थे आपके? 1 एटीपी बन रहा था और 2 NADPH2 बन रहे थे। बन रहे थे ना, यही हो रहा था। चक्रिक में 2 एटीपी बन रहे थे, जबकि अचक्रिक में 1 एटीपी और 2 NADPH2 बन रहे थे। तो ये क्या है टोटल? ये प्रकाशीय अभिक्रिया है। क्या है ये? लाइट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपकी? प्रकाशीय अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल कितना है, अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो टोटल है 3 एटीपी और 2 NADPH2। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया ये दोनों क्यों होती हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है कि इसमें बनने वाली जितनी भी जो एनर्जी होती है, लाइट रिएक्शन, ओ सॉरी, एटीपी, NADPH2, जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो सब किस में काम आते हैं आपके? डार्क रिएक्शन में, अप्रकाशीय अभिक्रिया में वो सब कार्य काम आते हैं। तो कितने? 3 एटीपी और 2 NADPH2। जबकि जब अप्रकाशीय अभिक्रिया में अभी आपको बताऊंगी तो इसमें हमें कितनी जरूरत होती है? इसके अंदर हमें 18 एटीपी और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। इसके अंदर हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? 18 एटीपी और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या होगा? ये जो साइकिल है, बताओ कैसे होगा? 6 बार चले, चलेगी नहीं चले? अगर ये साइकिल 6 बार चलती है तो कितना होगा? 6 3 18, तो 18 एटीपी और 6 दूनी 12, तो 12 NADPH2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम आने के लिए जो एटीपी और NADPH2 जितने काम आते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया की जो साइकिल है, जो चक्र है, वो कितनी बार चलता है? 6 बार चलता है। आर्य बात समझ में? प्रकाशीय अभिक्रिया में चक्रिक और अचक्रिक दोनों जो रिएक्शन है ये दोनों कितनी बार होती हैं? 6 बार होती हैं। तभी टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल फिर किस में काम आते हैं? आपके अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम आते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया में कैसे काम आएंगे तो एक एक करके मैं आपको सब बता दूंगी। ये बकायदा जो मैं, देखो भाई, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती हैं इन दोनों का क्या यूज होता है, इसको पढ़ने का जो मैं यहाँ बना रही हूँ, इसको यहाँ बनाने का सबसे मेन पार्ट क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है कि इसमें जितनी बन रहे हैं आपके, जो आपके बन रहे हैं 12 NADPH2, 18 एटीपी, ये जो है ये आपके किसमें बनने चाहिए? ये आपके यूज होते हुए आपको दिखाई देने चाहिए कि भाई वहां पे 12 NADPH2 बने थे, 18 एटीपी बने थे। तो जब हम आपकी अप्रकाशीय विक्रिया पढ़ेंगे तब मैं आपको बकायदा बताऊंगी कि देखो यहाँ पे इतने एटीपी काम आ गए, यहाँ इतने एटीपी काम आ गए, वो पूरे टोटल एटीपी यहाँ काम आएंगे। तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।
देखिएगा इधर बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुई है पूरी केल्विन साइकिल, अभी काफी है। पहले हम इतनी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। दरअसल ये 3-4 फेजेस में होती है, जो आपकी केल्विन साइकिल है, जो C3 साइकिल है, ये 3-4 स्टेप्स में होती है। स्टेप कैसे? पहला स्टेप है आपका कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का, और तीसरा स्टेप आएगा आपका रीजनरेशन का। क्या है बताती हूँ। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का आपका स्वांगीकरण, कि यानी कि CO2 क्या होगा, इसमें संश्लेषित होगा, CO2 का जुड़ना। कार्बोक्सिलेशन मतलब पहला ऐसा चरण जिसमें CO2 क्या करेगी, आके जुड़ेगी। दूसरा क्या है, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब है वो स्टेप जिसमें आपका ग्लूकोज का बनेगा, ठीक है, वो स्टेप जिसमें आपका ग्लूकोज का क्या होगा, स्थिरीकरण होगा, या मैं कहूंगी कि ग्लूकोज बनेगा। अब ये कैसे कार्य करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में 6 RUBP। RUBP क्या है? RUBP होता है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। RUBP क्या होता है बच्चों? राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। तो 6 मॉलिक्यूल RUBP के कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के साथ क्रिया करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को की प्रेजेंस में। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है, धरती पर मौजूद या पादप में मौजूद, मैं कहूंगी धरती की बात नहीं कर रहे हम, कह रहे पादप में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई भी क्रिया संभव है क्या भाई? नहीं है, ठीक है। तो रुबिस्को क्या होता है, प्लांट के पादप में 16% यही मौजूद होता है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो 6 RUBP 6 CO2 के साथ क्रिया करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को किसमें कन्वर्ट होता है? 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कंपाउंड, अस्थायी कंपाउंड में, ठीक है। और ये 6 कार्बन कंटेनिंग अस्थायी कंपाउंड बदल जाता है 12 कार्बन, वो सॉरी 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कंपाउंड। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके? 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 6 RUBP और 6 CO2 ने बनाए 6 मॉलिक्यूल। अब लेकिन ये कितने बने? 3 मॉलिक्यूल कार्बन, 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसलिए डबल बनेंगे, बनेंगे क्योंकि ये कैसे थे? 6 कार्बन कंटेनिंग थे अभी तक, अब ये क्या है? 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो अगर 6 कार्बन कंटेनिंग के 6 मॉलिक्यूल है तो 3 कार्बन कंटेनिंग के डबल हो जाएंगे, तो कितने? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। ये कैसा था? अस्थायी कंपाउंड था, अस्थायी सम्मिश्र था। इसके बाद ये कैसा है आपका? स्थायी सम्मिश्र है, ठीक है। 3 कार्बन कंटेनिंग 3PGA फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग इसको नोट आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया होगा, ठीक। तो आपको ये मैं कल बता दूंगी, अभी क्योंकि टाइम हो गया, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। इसके बाद हमारा बचा है ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, पूरा C3 साइकिल ही बचा, भी तो शुरू किया है, तो इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं अपने सखा संबंधी, प्लीज उनको बोलो कि क्लास लें, बिना क्लास लिए कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो बच्चे आज ले रहे हैं तो कल ले लेना, ये ना हो मैं कल पूछूं कि कहाँ पढ़ रहे थे बच्चे, तो कह दो पता नहीं मैडम, ठीक है ना। तो प्लीज इसको, जो बच्चे आज हैं वो कल भी लेना क्लास, ये तभी समझ में आएगा। चलिए, थैंक